Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Business Organization. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टॉपिक डिफरेंस बिटवीन ट्रस्ट एंड होल्डिंग कंपनी। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने होल्डिंग कंपनी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, इसकी मीनिंग, इसके डेफिनेशन को डिस्कस किया था, इसके टाइप्स को डिस्कस किया था, इसके साथ साथ इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशन को भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो ट्रस्ट यानी कि पार्शियल कंसोलिडेशन के ये दो फॉर्म्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं, ट्रस्ट और होल्डिंग कंपनी। तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस रहते हैं? तो यहाँ मैंने एक तरफ होल्डिंग कंपनी और दूसरी तरफ मैंने ट्रस्ट को रिप्रेजेंट किया है। इन द फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस लेके चलते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगर मैं होल्डिंग कंपनी के कॉन्सेप्ट की बात करूं तो होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी विच होल्ड्स द कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स इन अदर कंपनीज। यानी कि होल्डिंग कंपनी जब फॉर्म की जाती है तो उसमें ये क्या करती है, ये अपने लार्ज रिसोर्स बेस को फॉलो करते हुए दूसरी कंपनीज में कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स को होल्ड करती है या उन्हें परचेज कर लेती है। ये तो कॉन्सेप्ट हुआ होल्डिंग कंपनी का। लेकिन अगर मैं ट्रस्ट की बात करूं देन ट्रस्ट कंपनी इज अ टाइप which administrate business activities of number of companies on their behalf. Trusts are not owners but legally authorized bodies or trustees. ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं ट्रस्ट में, और क्या करती है कंपनीज, इन्हें अपनी पर्टिकुलर जो भी शेयर्स होते हैं उन्हें ट्रांसफर कर देती हैं। तो ये क्या करते हैं, उन पर्टिकुलर बिजनेस कंपनीज के बिहाफ पर उनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ये जो ट्रस्ट होते हैं वो कंपनी के वो उनके ऑनर नहीं होते हैं बल्कि उनके लीगली ऑथोराइज्ड ट्रस्टीज होते हैं। जबकि होल्डिंग कंपनी क्या है, जो भी कंपनीज में है उसने कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स को परचेज किया है, उनकी ये ऑनर बन जाती है, जबकि ट्रस्ट ऑनरशिप नहीं रखते हैं। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। द सेकेंड डिफरेंस इज देयर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट और ऑब्लिगेशन in the case of the holding company. The holding company takes direct interest in the management of its subsidiaries. यानी कि होल्डिंग कंपनी में होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के बीच में कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन या कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट नहीं होता है, बल्कि जो होल्डिंग कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी के ऑपरेशंस को मैनेज करने में एक डायरेक्ट इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ये इसकी सब्सिडरी कंपनी है। होल्डिंग कंपनी इस सब्सिडरी कंपनी की ऑनर है, इसी वजह से वो इसके मैनेजमेंट को प्रॉपरली कंट्रोल करने में अपना इंटरेस्ट रखती है। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा ट्रस्ट की, देन इन केस ऑफ ट्रस्ट शेयर होल्डर्स और ट्रस्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन का होना जरूरी है। बिना कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के ट्रस्टीज अपने ऑपरेशंस को फॉलो नहीं कर सकते, यानी कि दूसरी कंपनीज के बिहाफ पर उनकी प्रॉपर्टी को या उनकी बिजनेस एक्टिविटीज को एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होना जरूरी होता है इन केस ऑफ ट्रस्ट। दिस इज द सेकंड डिफरेंस। अब बात करते हैं हम थर्ड डिफरेंस की। क्या है थर्ड डिफरेंस? अगर मैं होल्डिंग कंपनी की बात करता हूं तो देयर इज आउटराइट परचेज एंड एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज। यानी कि यहाँ पर क्या करा जाता है, जो अदर कंपनीज हैं उनको परचेज किया जाता है और उनकी सिक्योरिटीज में एक्सचेंज को भी फॉलो किया जाता है, डीलिंग की जाती है। यानी कि एक कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया और जब उसे लगता है कि प्रॉफिटेबल कोई उसे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है कंपनी को सेल करने में, अपनी सब्सिडरी कंपनी को सेल करने में, तो वो उसको सेल कर देता है। इस तरह से वो सिक्योरिटीज़ को एक्सचेंज करता है और इसकी आउटराइट परचेजिंग करता है। लेकिन अगर मैं ट्रस्ट की बात करता हूँ तो ट्रस्ट में जो शेयर्स हैं वो ट्रस्टीज़ को असाइन कर दिए जाते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए। यानी कि जो ट्रस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वर्कआउट नहीं करती है। जो शेयर्स असाइन किए जाते हैं बाय द कंबाइनिंग कंपनीज टू द ट्रस्टीज, वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए असाइन किए जाते हैं। लेकिन होल्डिंग कंपनी क्या है, होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को परचेज करती है और जब चाहे वो उसको सेल कर सकती है। पॉइंट क्लियर हो गया? ये डिफरेंस है होल्डिंग कंपनी में और ट्रस्ट में। द नेक्स्ट वन इज द कॉम्बिनेशन ट्रस्ट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। क्या हुआ था, इनके कुछ बैड ऑपरेशंस सामने आए थे, इनकी कुछ लिमिटेशन सामने आई थी। इन्होंने क्या करा था, एक मोनोपोली सिचुएशन को क्रिएट कर दिया था मार्केट के अंदर, और इसके थ्रू ये मार्केट पर कंप्लीट कंट्रोल कर रहे थे और कम्युनिटी और कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में वर्कआउट कर रहे थे। तो इनके इस पर्टिकुलर वर्किंग को देखते हुए जो कॉम्बिनेशन ट्रस्ट थी इनको बैन कर दिया गया।
इन्हें इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन जब हम होल्डिंग कंपनी की बात करते हैं तो होल्डिंग कंपनी क्या है, इट इज़ आर ड्यूली सर्टिफाइड कॉर्पोरेशंस ऑथोराइज्ड टू डील। ये डील करने के लिए फ्री होती है और इनको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलता है डीलिंग करने के लिए। यानी कि कोई भी होल्डिंग कंपनी कभी भी किसी भी कंपनी के कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स को परचेज करके उनमें डीलिंग कर सकती है, परचेज कर सकती है, फिर उनकी शेयर्स को जब चाहे तो किसी दूसरी पार्टी को सेल कर सकती है। इसके लिए इनके पास क्या होता है, एक ये ड्यूली सर्टिफाइड कॉर्पोरेशंस होती हैं और इनके पास अथॉरिटी होती है इस पर्टिकुलर वर्क को फॉलो करने के लिए। तो ये कैसे एक्टिविटी होती है, ये लीगल एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं, जबकि जो होल्डिंग कंपनी है इसको इलीगल डिक्लेयर किया गया था। क्लियर? द नेक्स्ट डिफरेंस इज, होल्डिंग कंपनी के बारे में बात करते हैं पहले हम, इट मे बी फॉर्म्ड इजिली विदाउट द कंसेंट ऑफ इट्स सब्सिडरीज। होल्डिंग कंपनी को फॉर्म करना बहुत आसान होता है और इसके लिए होल्डिंग कंपनी को अपनी किसी भी सब्सिडरी कंपनी की कंसेंट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। केवल और केवल क्या करना है, उसे अदर कंपनीज में कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ शेयर को परचेस करके होल्डिंग कंपनी बन जाना है। लेकिन अगर ट्रस्ट की बात करेंगे तो ट्रस्ट की प्रोसेस, यानी कि ट्रस्ट को फॉर्म करने की प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होती है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती है, क्योंकि जितनी भी कंपनीज हैं जिनको आप मेंबर कंट्रीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हो या उस पर्टिकुलर ट्रस्ट कॉम्बिनेशन में ऐड करना चाहते हो, उसमें हर मेंबर, जितने भी प्रपोज मेंबर्स हैं, सबकी कंसेंट होनी बहुत ज़रूरी है। और ये कंसेंट किसमें होनी चाहिए, दैट मस्ट बी इन रिटन। जब तक सारे मेंबर्स की, प्रपोज मेंबर्स की कंसेंट रिटन में नहीं होगी तब तक आप ट्रस्ट को फॉर्म नहीं कर सकते। इसी वजह से इसकी प्रोसेस क्या होती है, फॉर्मेशन प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होती है। नेक्स्ट वन इज दैट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज लायबल टू मैनेज द होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरीज। यानी कि जो होल्डिंग कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दोनों के ही ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए लायबल होते हैं। लेकिन अगर मैं ट्रस्ट की बात करूंगा तो ट्रस्ट जो है उसके ऑपरेशंस को मैनेज एंड सुपरवाइज करने के लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ को अपॉइंट किया जाता है। और जितने भी मेंबर्स होते हैं ट्रस्ट के अंदर, वो अपनी कंट्रोलिंग अमाउंट को या कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ शेयर को इन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ को ट्रांसफर कर देते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। और इन प्रॉपर्टीज़ या इन जो शेयर्स हैं इनको मैनेज और सुपरवाइज किया जाता है बाय दीज बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की। द नेक्स्ट डिफरेंस इज, अगर मैं होल्डिंग कंपनी के ऑब्जेक्ट्स की बात करूंगा तो इनके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, लीगल होते हैं। देयरफॉर इट्स एक्टिविटीज आर नॉट कंसीडर्ड अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। यानी कि जो इनकी एक्टिविटीज है वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कंसीडर नहीं की जाती हैं। ये फेयर ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। इनका पर्पज होता है केवल और केवल अदर कंपनीज में शेयर्स, कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ शेयर को परचेज करके फिर उसे प्रॉपर रेट में दूसरी कंपनीज को सेल करके प्रॉफिट को अर्न करना, ये इनका मेन पर्पज होता है। तो इसी वजह से इनके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो लीगल होते हैं, वो फेयर होते हैं, वो किसी भी तरीके से कंज्यूमर्स को या कम्युनिटी को डैमेज नहीं देते हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करते हुए चलते हैं। लेकिन अगर मैं ट्रस्ट की बात करूँ तो जो ट्रस्ट है उनको फॉर्म करने का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है मार्केट में मोनोपोली सिचुएशन को क्रिएट करना। इसी वजह से इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इलीगल होते हैं और इन्हें पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में समझा जाता है। इसी वजह से इन पर बैन भी लगा दिया गया और बहुत कम चांसेस में ट्रस्ट को फॉर्म किया जाता है या ट्रस्ट को फॉर्म किया ही नहीं जा सकता। कॉम्बिनेशन ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट डिफरेंस के। होल्डिंग कंपनी कैन इश्यू शेयर सर्टिफिकेट टू इट्स मेंबर्स। यानी कि जो होल्डिंग कंपनी है, अगर कोई भी मेंबर्स इसके शेयर्स को परचेज करेगा तो क्या करेंगे, ये होल्डिंग कंपनीज उस पर्टिकुलर मेंबर को शेयर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे जिसके बेसिस पर वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा। लेकिन अगर मैं ट्रस्ट की बात करूँगा तो जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स को ट्रस्ट को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ट्रस्ट क्या करती है, इसके एक्सचेंज में उन्हें ट्रस्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है जो ये प्रूफ करता है कि अगर ट्रस्ट के ऑपरेशंस इनकम जनरेट होती है तो उसमें ये डिविडेंड के हकदार होंगे। यानी कि ट्रस्ट सर्टिफिकेट इश्यू करती है जबकि होल्डिंग कंपनी शेयर सर्टिफिकेट्स को इश्यू करती है टू इट्स मेंबर्स। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द होल्डिंग कंपनी एंड द ट्रस्ट। अब हम बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट डिफरेंस की। पहले बात करते हैं होल्डिंग कंपनी के डिफरेंस में। इट इज कंपैरेटिवली लूज फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन। लूज फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन है
जबकि जो ट्रस्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन है। ऐसा क्यों है कि हम होल्डिंग कंपनी को लूज फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं? क्योंकि होल्डिंग कंपनी कैन इजीली गिव अप कंट्रोल ऑफ इट्स सब्सिडरीज। क्योंकि होल्डिंग कंपनी है, उसको अगर अपनी सब्सिडरी कंपनी पर कंट्रोल छोड़ना है तो वो आसानी से ऐसा कर सकती है। उसने सब्सिडरी कंपनी में कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स को परचेज किया और जब उसको प्रॉफिटिंग सिचुएशन दिखाई दे रही है तो उसने क्या करा, उसने उस पर्टिकुलर कंपनी को किसी दूसरे पर्टिकुलर पर्सन को सेल कर दिया। तो इजीली जो सब्सिडरी कंपनी है वो जो होल्डिंग कंपनी है वो अपनी सब्सिडरी कंपनी को छोड़ सकती है, उसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकती है। तो इसी वजह से हम इसको लूज फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन का नाम देते हैं। अगर हम बात करें ट्रस्ट की तो ये एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन है और ट्रस्ट को आसानी से ब्रेक भी नहीं किया जा सकता। कंपनी आसानी से ट्रस्ट में से बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि जब कंपनी अपने शेयर्स को या अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करती है ट्रस्ट को, तो वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए उसको ट्रांसफ़र करती है एंड दैट इज़ रिटन फॉर्म। ये रिटन फॉर्म में होता है। तो इसी वजह से जो कंपनी है जो ट्रस्ट को ज्वाइन करती है या उसकी मेंबर बन जाती हैं, वो उसमें आसानी से बाहर नहीं आ सकती। इसी वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन के नाम से जानी जाती है। पॉइंट क्लियर हो गया? नाउ द वेरी लास्ट डिफरेंस इज दैट इज कंट्रोलिंग और मेजॉरिटी अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी होल्ड बाय होल्डिंग कंपनीज। यानी कि जो होल्डिंग कंपनीज होती हैं उनके पास सब्सिडरी कंपनीज की कंट्रोलिंग या मेजॉरिटी अमाउंट ऑफ शेयर्स की अवेलेबिलिटी होती है, मोर देन 50%। जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स है उसका मतलब ये हो कि मोर देन 50% शेयर्स। सब्सिडरी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स होल्डिंग कंपनी के द्वारा ओन किए जाते हैं। इसी वजह से क्या बन जाती है, ये उन कंपनीज की ऑनर कंपनी बन जाती है। दैट इज द केस। लेकिन अगर मैं बात करूँ ट्रस्ट की, तो ट्रस्ट में जो मेंबर्स हैं वो अपने शेयर्स को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को ट्रांसफ़र करते हैं। इसी वजह से बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं वो इसके ऑनर नहीं होते हैं, बल्कि वो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसा कि हमने इससे पहले पॉइंट में भी डिस्कस किया था। सो दीज ऑल आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड ट्रस्ट। ओके, थैंक यू।